अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पेरेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की तैयारी भी भरपूर अंदाज में जारी है और बिल्कुल अब रिवीजन के मराहल में दाखिल हो गई है। अच्छा जी, तो इसके लिए एक वीडियो बनाना बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि बाज़ हमारे एस्पेरेंट्स पहली मरतबा पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में अपेयर हो रहे हैं, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो जो है वो बनाई है। बहुत ज़रूरी है, इसको लास्ट तक दीजिए, देखिएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास स्ट्रेटजीज, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पेपर के लिए क्या लाना ज़रूरी है और पेपर के अंदर क्या इन्वायरमेंट होता है, क्वेश्चन पेपर के हवाले से, आंसर शीट के हवाले से हम ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम के नाम से। यहाँ पे आपको कमीशन के हवाले से और दीगर तैयारी के सिलसिले में आपको अपडेट्स यहाँ पे और भी अच्छी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो डियर एस्पेरेंट्स, सबसे पहले हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे एस्पेरेंट्स पहली मरतबा पब्लिक सर्विस कमीशन में अपेयर हो रहे हैं, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज थे। आप लोग क्वेश्चन जो है पूछ रहे थे। तो मैंने ये जाना कि बजाय सबको इंडिविजुअली मैं रिस्पॉन्ड करूँ, तो एक वीडियो की मदद से जो है ये तमाम को जो है ये हमारा पैगाम भी पहुँच जाएगा और जो है उनके कन्फ्यूजन भी जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हम अभी सेशन जो स्टार्ट करेंगे कि लेक्चरर पेपर का जो है उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो ये तमाम सब्जेक्ट्स के लिए होगा, ठीक है। जहाँ पे एक मखसूस सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि ये एजुकेशन के लिए है या फिर इंग्लिश के लिए है, ठीक है। वैसे हमारी जो ये जो वीडियो है ये जर्नल है, ये तमाम जो हमारे पेपर जो अपेयर होने वाले हैं लेक्चरर के उसके लिए होगी, ठीक है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, ताकि आप लोगों को जो है अच्छे मार्क्स मिले, आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो इस हवाले से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम सालिम मोहम्मद है और मैं एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मैं खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और जो मेरे एक्सपीरियंस था, जो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था और उसकी वजह से जो है मैंने टॉप किया था, तो मैं वो अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलें जी, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, टाइम को आपने कैसे मैनेज करना है, और जो हमारे जो एस्पेरेंट्स हैं, जो बड़ी तादाद में अभी जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, अपेयर होने वाले हैं, उनके हवाले से कि वो एग्ज़ाम गाइडलाइंस जो है क्या होनी चाहिए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले यह है कि आप लोगों ने पेपर तैयारी करी होगी, आपका कंटेंट जो है वो सारे आपके जहनों में महफूज होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आप एग्ज़ाम के हवाले से हम बात करते हैं, ठीक है। हमारा वो प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है कि तैयारी कैसे करनी है और रिवीजन कैसे करनी है, चीज़ों को कैसे ब्रेनस्टॉर्म करनी है। अब हम आते हैं एग्ज़ाम के मरहले के हवाले से, हम वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, कि आप लोगों को जो है वो कैंडिडेट लिस्ट में आपने अपना नाम देखा होगा और वहाँ पे आपने बाकायदा तौर पे अपना रोल नंबर, नेम और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है और इसके अलावा जो है आपको टाइम भी मेंशन हुआ होगा। सही है। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रोल नंबर प्रिंट करना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी, ये तमाम चीज़ें हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम टाइमिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों को टाइम जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइमिंग जो है वो पेपर हो रहे हैं। याद रखें, एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि डेट को नहीं देखते लेकिन आ जाते हैं, और डेट में कंफ्यूजन होती है, या फिर एग्ज़ाम सी लिखा होता है, हॉल सी लिखा होता है, वो एग्ज़ाम डी में चले जाते हैं। तो इस तरह कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है। तो लिहाजा आपने जो है उस कंफ्यूजन बचने से पहले आपने अपने इंफॉर्मेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है एक चीज़ पे लिख लेनी है, प्रिंट कर लेनी है, ताकि किसी भी किस्म के कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि 8998 के हवाले से बहुत कंफ्यूज होती है, 69 और 79 के हवाले से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। 99 और 89 के हवाले से बहुत कंफ्यूजन होती है, आगे जाके इसके भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का जो पेपर होगा, जो टाइम मेंशन होगा, उससे आपने आधा घंटा बल्कि 40 मिनट या 45 मिनट पहले आपने जो है एग्ज़ाम हॉल पहुंचना होगा, ठीक है। आपको अलाउ करते हैं रिपोर्टिंग टाइम, वैसे पेपर से आधा घंटा पहले जो है वो रिपोर्टिंग टाइम जो है होती है, लेकिन आप 40 मिनट पहले भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे एग्ज़ाम की जो सुपरवाइजरी टीम है वो आपका डेटा चेक के आपको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात कि आप 40 से 45 मिनट, वहाँ पे आधा घंटा पहले लिखा है, आप 40 से 45 मिनट जो है पहले जाएं। और जो हमारे ख़ास तौर पे जो दूर से आने वाले हैं, वो
एक दिन पहले पहुंचे, क्योंकि आप रिस्क ना लें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक रोम मतलब कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा आप लोग जो दूसरे शहर से आ रहे हैं या दूसरे डिवीज़न से आ रहे हैं वो एक दिन पहले पहुंचे। और जो क्वेटा से ताल्लुक़ रखते हैं वो तकरीबन 1.5 घंटा पहले जो है या 2 घंटे पहले जो है वो एग्ज़ाम की तरफ जो है वो कमीशन की तरफ रवाना हो जाए। ठीक है, ये तो हो गई। अच्छा जी, इससे पहले ये है कि आपने बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, आपने बिल्कुल नॉर्मल रहना है। बाज़ स्टूडेंट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है रिवीजन कर रहे होते हैं उन दिलैन तार। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर से पहले रिवीजन कर रहे हैं या एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जो है लंबी लिस्ट लगाई होगी और उस हेडिंग्स को याद कर रहे होंगे, बिल्कुल नहीं। सुबह आपने, रात को आपने जिस टाइम तक भी पढ़ लेना है वो पढ़ लिया। सुबह कोशिश करें कि आप जो है 4 बजे या 4:30 बजे उठें, फ्रेश हों। ठीक है, कुछ पढ़ें, नमाज पढ़ें, और उसके बाद जब आपने नाश्ता कर लिया और उसके बाद फिर आपने तमाम किताबें, तमाम चीज़ें आपने बंद कर देनी है। फिर आपने ये नहीं करना कि वो क्वेश्चन जहन में आ गया तो वो मैंने देखना है, वो डेट जहन में आ गई वो नहीं करना, इससे आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, एक दफ़ा जब आपने नाश्ता कर लिया तो वो चीज़ बंद हो गई, उसके बाद आपने नहीं सोचनी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टाइम के हवाले से और आपने कैसे काम रहना है। चलें जी, अब आते हैं आपके जो बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे थे व्हाट्सएप में कि सर हमारे रोल नंबर स्लिप नहीं आए हैं या रोल नंबर स्लिप प्रिंट नहीं हो रहे हैं। उसके हवाले से चलिए अभी कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट याद रखें कि आपके पास जो है ओरिजिनल सीनियरसी होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपके इवन रोल नंबर स्लिप से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलें जी, आते हैं। सबसे पहले देखें कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है कि एक कैंडिडेट लिस्ट जारी करता है कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो लेक्चरर के किस सब्जेक्ट में अपेयर हो रहे हैं, उन सब की लिस्ट होती है। ठीक है, उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो उसका जो है वो नंबर नोट कर लें, रोल नंबर नोट कर लें, सारी चीज़ें नोट कर लें और इसको प्रिंट कर लें। अच्छा जी, ये हो गई कैंडिडेट लिस्ट। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में एक पोर्टल आता है कि जहाँ पे आप अपना रोल नंबर और सीनियरसी इंटर करते हैं, सॉरी, आप अपना सीनियरसी और जो दूसरे चीज़ें इंटर करते हैं तो वहाँ पे आपका रोल नंबर स्लिप जो है आ जाता है, उसको आप प्रिंट कर लें। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कमीशन रोल नंबर स्लिप की एक जगह की जगह पे कैंडिडेट लिस्ट जो है वो जारी करता है। तो आप क्या कर लें कि वो कैंडिडेट की जो लिस्ट है जिस पेज पे आपका नाम है वो प्रिंट कर लें और उस पे जो है निशान लगा लें कि ये आपका है। ठीक है, अच्छा जी, उसमें जो हाल लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा, आपने एग्ज़ाम से 30 से 40 मिनट पहले जो है आपने उस जगह पे पहुंच जाना है। वहाँ पे जो टीम होगी, जहाँ पे हाल के अंदर जो सुपरवाइजरी स्टाफ होगा वो आपसे रोल नंबर पूछेगा। रोल नंबर जब उसने पूछ लिया है, आपके रोल नंबर स्लिप, अगर रोल नंबर स्लिप नहीं है तो ये कैंडिडेट की जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है आपके पास होनी चाहिए। आपने याद रखें कि आपने ज़ुबानी याद नहीं करना कि मेरा ये ज़ुबानी नंबर है, नहीं। आपने कैंडिडेट लिस्ट को जो है उसको आपने प्रिंट करना है, ये बड़ा ही रिकमेंडेड है। ठीक है, पहले तो आपके पास जो है वेबसाइट में रोल नंबर स्लिप्स होंगे, अगर वो नहीं है तो कैंडिडेट लिस्ट में जो है आपका जो डेटा है वो आप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो है आपका जो सुपरवाइजरी स्टाफ है वो आपको इंटर होने से पहले सीनियरसी देखेगा। आपका सीनियरसी और जो कैंडिडेट लिस्ट में जो आपका नाम है और जो उसका डिटेल्स हैं उसको वेरीफाई करेगा और आपको कहा जाएगा आपको जो है वो लोग बता देंगे कि इस सीरियल का जो आपका रोल नंबर है ये फर्स्ट रो में बैठे हैं, सेकंड रो में आपकी जगह है या थर्ड रो में जगह है। ठीक है, ये आपको दे देंगे। अच्छा जी, अब इन केस क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट के बिल्कुल ऑन द लाइन तार क्या होता है कि सीनियरसी जो है वो जल्दी में भूल जाते हैं या फिर सीनियरसी गुम हो जाता है या फिर रह जाता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये याद रखें कि अगर सीनियरसी आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आपके पास जो है गवर्नमेंट के जारी करदा लाइसेंस ओरिजिनल होना चाहिए। उस पर भी जो है सुपरवाइजरी स्टाफ आपकी वेरिफिकेशन कर सकता है, या इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट आईडी, जैसे आपका, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपके पास सर्विस कार्ड है, उससे वेरीफाई हो सकता है। या फिर आपके पास अगर सीनियरसी नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट भी ले जा सकते हैं। इन केस आपके पास सीनियरसी भी नहीं है और आपके पास लाइसेंस भी नहीं बना, आपके पास जो है आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपने पासपोर्ट भी नहीं बनाया, फिर क्या होगा? फिर भी परेशानी की कोई बात नहीं है। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का एक सिस्टम है जिसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कहते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि सर मेरा जो सीनियरसी है सर वो गुम गया है या मैं नहीं लाया हूँ, ये जो भी XYZ रीज़न है, आप उनको कहें कि सर
मैं जो हूँ बायोमेट्रिक आप मेरी करा लें। तो वहाँ पे उनके पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो वो क्या करते हैं, वो बायोमेट्रिक के जो है एक्सपर्ट को बुला लेते हैं, उससे आपका अंगूठा वहाँ पे जो है बायोमेट्रिक कर लेते हैं, और इस तरह आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपके पास सीनियरिटी और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो आपकी क्वेरीज थी, ये हो गई। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब जब आप लोगों को आपने वेरिफिकेशन भी हो गई, उसके हवाले से भी बात होगी, टाइम के हवाले से भी बात होगी। अब आते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं, तो ये याद रखें कि बड़ा ही बेहतरीन इन्वायरमेंट होता है। आप जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ज़ाहिर है ये भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पे आप जा रहे हैं तो बहुत ही खामोशी होगी। अब यानी कि आप देख देख सकते हैं कि कुछ माहौल जो हमारा सेकेंडरी का होता है या हायर सेकेंडरी का होता है, वो माहौल नहीं होता। यहाँ पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, और सारे जो है कैंडिडेट्स अपना अपना पेपर कर रहे होते हैं। याद रखें कि बिल्कुल 0% जो है टॉलरेंस होती है चीटिंग के हवाले से, इस हवाले से बिल्कुल भी याद रखें। कुछ पार्टिसिपेंट से ये होता है कि वो ऑन द लेंथ आवर क्या होती है कि आखिरी टाइम में जो क्लिपबोर्ड है या जो जिसको हम आमतौर पे गत्ता कहते हैं, वो अपने भाई का उठा लेते हैं, छोटे भाई का उठा लेते हैं, या घर में कोई पड़ा हुआ, उन्हें कहा कोई गत्ता है घर पे, हाँ है चलिए ले, तो आप उसको उठा लेते हैं। लेकिन जब आप आते हैं तो उस पे अगर कुछ लिखा होगा तो फिर सुपरवाइजरी स्टाफ उस पर एतराज़ कर सकता है। तो याद रखें, वो बेशक आपका पेपर अंग्रेजी का हो, वहाँ पे उर्दू लिखा हो, तो ना लाए। ठीक है, याद रखें कि वो स्टूडेंट जो गत्ता जो है उस पे अगर कोई भी ऐसा कंटेंट लिखा हुआ है, काटना मकसद नहीं है कि आप उसको काटेंगे और आप पे शक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपने वो अवॉइड करनी है, क्योंकि इस लेवल पे कोई भी चीटिंग के लिए नहीं आता। ज़ाहिर है तमाम जो मेच्योर होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, और सब ने मेहनत की होती है, 6 6 1 1 साल, 3 3 4 साल से जो है लोग मेहनत कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है वो टीचिंग चीटिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो किसी और का गत्ता लाने की वजह से भी जो है उन पे ऑब्जेक्शन हो जाता है कि भाई आप क्यों अपने साथ लाए हैं। ठीक है, या इसमें जो है ये तो कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिहाजा आप ऐसा करेंगे कि वो जो गत्ता आप ला रहे हैं वो याद रखें कि उस पर कोई भी चीज़ नहीं लिखी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बड़ा डिसिप्लिन इन्वायरमेंट है, आप बिल्कुल जो है जाएंगे पुरसुकून होके जाएं, आपको मुकम्मल जो है 180 मिनट 3 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, उससे पहले आपका पेपर नहीं लिया जाएगा। पेपर इन केस अगर 9:30 बजे का पेपर है और किसी वजह से 5 मिनट या 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, अगर आपसे 9:40 पे पेपर स्टार्ट किया जाता है, तो जो स्टाफ है वो बकायदा तौर पे आपको 10 मिनट फिर एक्स्ट्रा भी देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलें जी, ये तो हो गया हमारे पास एग्जाम कंडीशन के हवाले से बात। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास डिसिप्लिन की बात करते हैं कि आपने एक एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो है वो क्या करना होगा। सबसे पहले याद रखें कि ज़ाहिर है आप पेपर दे रहे हैं, तो आपके अपने सब्जेक्ट के दोस्त होंगे, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के दोस्त होंगे, आपके अपने रिश्तेदार या कोई भी दोस्त ऐसे हो सकते हैं। याद रखें कि आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं कमीशन के उसूलों के हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये इल्लीगल होगा। आपने कोई भी किसी भी किस्म की आपने हेल्प नहीं करनी है, या आप उसको कोई हेडिंग बता रहे हैं या कोई इशारा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसके में मतलब ये है कि इससे आपको फिर नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी अपना काम करें, और बिल्कुल जो है किसी की हेल्प ना करें। ठीक है, नंबर 1। दूसरा ये है, यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट डिस्टरबेंस। याद रखें कि इसमें इसका मतलब ये नहीं है मेरा कि अगर फ़र्ज़ कर लें आप तीसरी लाइन में बैठे हैं, पहली लाइन में जो है कुछ दो तीन फ़र्ज़ कर लें कोई एस्पेरेंट्स आपस में बात करें, तो आप सुपरवाइजरी स्टाफ को कहते हैं सर वो पहली लाइन में जाएं, सर वो वहाँ पे बातें हो रही हैं क्या। नहीं नहीं, आपने इस तरह नहीं करना। यहाँ पे लिखने का मकसद ये था कि इन केस आपका पेपर बहुत अहम है, बहुत बड़ी पोस्ट है, यहाँ पे आप पेपर दे रहे हैं और आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार पूछ रहा है या वो कर रहा है, तो आप अपने सुपरवाइज़र को कह सकते हैं कि सर अगर आप मेरी सीट चेंज कर दें, मेरी मुझसे एस्पेरेंट्स पूछ रहे हैं, ठीक है, या मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, इस हवाले से अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाएं, यहाँ पे किसी को यहाँ पे ड्यूटी अलॉट कर दें, तो ये आप कर सकते हैं। याद रखें, आप किसी को नॉमिनेट ना करें। ठीक है, आप कहें कि सर ये फलाना बंदा जो कर रहा है, तो उसे अवॉइड करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत अहम है, वो आपने करना है। ठीक है, इसके अलावा एग्जामिनर जो सुपरवाइजर स्टाफ है
वो आमतौर पर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो यही देते हैं कि सबसे पहले क्लास में जो एग्ज़ाम हॉल में गैर ज़रूरी वो बातें नहीं होती, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। और इसके अलावा से नाराबाजी नहीं होती कि खामोश हो जाओ फलाना, वो इन्वायरमेंट भी बिल्कुल नहीं होता। तो वो आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन के हवाले से बता सकता है कि भाई यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखें और ये जो चीज़ है इसके आपने इस तरह करें, या फिर अटेंडेंस सबने लगा ली है, इस तरह से जो है बहुत ही जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो आपको देंगे। ठीक है। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि अब आगे भी हम इसको डिस्टर्ब करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो एग्जामिनर्स होंगे वो सिर्फ आपके पास दो मरतबा आएंगे। एक मरतबा आपसे जो है वो अटेंडेंस मार्क कराएंगे, दूसरी मरतबा सिर्फ आपका सीनियरिटी वेरीफाई करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, याद रखें कि हमारे पास अभी तो पेपर जो है मेल और फीमेल का अलग अलग रखा गया है। लेकिन मैं एक बात जनरल भी बता दूं ताकि अगले एग्जाम के लिए भी आपके हवाले से हो जाए। यहाँ पे तो अभी मेल और फीमेल का अलग है, जाहिर है मेल है तो जो है वो मेल चेक करता है स्टाफ, और अगर फीमेल है तो फीमेल चेक करते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास एग्जाम हॉल में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों होती हैं, तो उस पे क्या होता है कि वो फिर किसी एक फीमेल की ड्यूटी लगा लेते हैं, वो फिर फीमेल के जो है वेरीफाई करते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड से तस्वीर वेरीफाई करते हैं। ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, एग्जामिनर का जो रोल होता है उस क्या होता है, वो एक दफ़ा मैंने जैसे पहले कहा कि वो आपका रोल नंबर चेक करेगा और आपको इंटर होने देगा। उसके बाद वो आपसे अटेंडेंस लगवाएगा ताकि किसी किस्म की गलती ना हो, और सीनियरसी में जो आपकी तस्वीर है और आप हैं उसको वेरीफाई कराएगा अपने तसल्ली के लिए कि आप ओरिजिनल कैंडिडेट हैं या नहीं है। ठीक है। ये एग्जामिनर होगा। इसके अलावा जो है वो और कोई भी जो है मतलब यही चीज़ें होती हैं एग्जामिनर के सुपरवाइजर की तरफ से। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो सेक्शन है कि आपने जो है वो टाइम को कैसे मैनेज करना है। जाहिर है हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास 3 घंटे होते हैं और हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 36 to 40 मिनट्स का जो है वो आपके पास टाइम होता है। याद रखें कि इस 36 मिनट में आपने अपना जो एक क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है। आप जब इस एवरेज के साथ जाएंगे तो आ करेंगे। अच्छा, बहुत स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत जल्दी में होते हैं। याद रखें, आगे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाला भी है घड़ी का, कि आपने अपने जो मैनुअल जिसको कहते हैं, जो घड़ी होती है, जो स्मार्ट वॉच नहीं होती है, जिसको हम आम तौर पे अपने जो है स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं सुई वाली घड़ी, वो आपने लाजमी लानी है। अगर आप वो नहीं लाएंगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी लिखेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 36 मिनट एक सवाल का दिया गया है और आप उसको 15 मिनट में कर लेंगे, और जो है कंटेंट जो होगा वो ना काफ़ी होगा 20 मार्क्स के लिए, अगर फर्ज कर लें एक सवाल के लिए। ठीक है। तो इसलिए आपने 36 मिनट में एक सवाल को अटेम्प्ट करना है। याद रखें, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो हमारे पास जो है वो शॉर्ट आंसर आ सकता है और हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है। तो जब शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू आ जाते हैं तो उससे हमारे पास जाहिर है 36 मिनट्स तो नहीं लगते, तो उससे क्या होता है हमारे 15 मिनट 20 मिनट हम लगा लेते हैं। तो वो टाइम जो 10 से 15 मिनट का टाइम है वो जो शॉर्ट आंसर या एमसीक्यूज से मिलेगा, वो फिर टाइम जो है आप दूसरे क्वेश्चन में डिवाइड कर सकते हैं। तो लिहाजा अपनी घड़ी को लेके जाएं और बिल्कुल कैलकुलेटिव साइंटिफिक तरीके से क्वेश्चन को हल करें। ठीक है। और वो जो टाइम आपका बचेगा जो शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज है, उसको फिर लेंथी क्वेश्चन में जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी जो 4 सवाल बनते हैं वो टाइम आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास कि अब आप को पेपर मिल गया है, आपको आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर मिल गया है, अब क्या करना है। तो सबसे पहले कुछ एस्पिरेंट्स ने मुझे ये भी पूछा कि सर आप में जो पेपर मिलेगा उसमें लाइंस होंगी या नहीं होंगी। बिल्कुल उसमें लाइंस होंगी, उसमें लेफ्ट और राइट साइड से भी जो है वो अवेलेबल होंगी लाइंस, वो सब कुछ आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं कि आपने को जो है वो पेपर मिल गया। तो याद रखें कि हमारे पास जो लेक्चरर एजुकेशन के पेपर हैं उसमें शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है, पहले पार्ट जिसमें 20 नंबर का होता है, वो ज़्यादातर जो एग्जामिनर्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। लेकिन याद रखें कि हमारे पास एमसीक्यूज़ का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि अगर पिछले 3-4 सालों में शॉर्ट आंसर यूज़ हुए हैं तो इस दफ़ा एमसीक्यूज़ नहीं आ सकते। तो ये आपने जहनों में रखना है कि शॉर्ट आंसर्स भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ये टोटली एग्जामिनर पे जो है वो डिपेंड करता है, वो आपको कैसे जो है पेपर देता है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि जैसे ही आप पेपर आपको मिलता है तो
आपने ज़ाहिर है तैयारी की होती है, 1 साल से, 6 साल से, 3 महीने से, जितने भी जो है अरसे से आप तैयारी कर रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात जब आप पेपर देखते हैं तो आपको पेपर 100% आता है, 10 के 10 सवाल आते हैं। लेकिन 10 के 10 सवालों में आप देखते हैं या फिर अपने आप को तोलते हैं कि मुझे इन 10 में से जो ये वाला सवाल है ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे आता है, मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, और इसकी जो है मुझे इसका आउटलाइन भी बनाना आता है और हर चीज़ आती है। तो पेपर को एक दफ़ा पढ़ें, दूसरी मर्तबा पढ़ें। बाज़ औक़ात क्वेश्चन के सेक्शन होते हैं, मिसाल के तौर पे एक ही सवाल में 3 चीज़ें पूछी होती हैं। आप जब जल्दी में सवाल पढ़े होते हैं तो एक और दो जो सेक्शन है वो आपको आता है, लेकिन उसी सवाल के तीसरे पार्ट जो है आपको नहीं आता, जिसकी वजह से फिर जब आप आते हैं आप हैरान हो जाते हैं कि अब तो आपने उस पर 2 या 3 पेजेस लिख लिए हैं और ये वाला पोर्शन तो आपको आ गया है, अब ये नहीं आता तो अब मैं क्या करूँ, तो मेरा आपका टाइम ज़ाया हो गया। तो फिर आपने क्या करना है कि सवाल को आपने मुकम्मल पढ़ लेना है, देख लेना है, हर हवाले से जब श्योर हो जाए उसके बाद फिर आपने पेपर स्टार्ट करना है। ठीक है। अच्छा जी, जाहिर है क्वेश्चन आपको तमाम आते होंगे, लेकिन आपने क्वेश्चन वो देखना है जो आपको बिल्कुल 100% श्योर हो कि आपने ये आता है, ये आपने क्वेश्चन करना है। और वीक एरियाज, मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फ़र्ज़ कर लें कि एक थ्योरी है और थ्योरी के अंदर 10 से 12 हेडिंग्स हैं। तो आप उसमें, ये आपका वीक एरिया है कि मुझे श्योरिटी नहीं है कि हेडिंग नंबर 3 थी वाकई या 4 आती है, या 4 की जगह पे पता नहीं 3 थी या नहीं आ रही थी। अगर इस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप उसमें बिल्कुल 100% श्योर नहीं हैं, तो आप उस सवाल को अटेम्प्ट ना करें, आप दूसरे सवाल पे जाएं। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि पेपर जब आप कर रहे हैं तो सिर्फ शीटें भरना जो है मकसद नहीं है, आप जो लिख रहे हैं वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने दोस्तों को कहें पेपर के बाद कि मैंने 2 एक्स्ट्रा शीटें लगा ली हैं और जब आपके मार्क्स आते हैं तो आप पासिंग मार्क्स भी नहीं लेते। तो मकसद ये नहीं है कि आपने शीटें भरना है, मकसद ये है कि आपने क्वालिटी कंटेंट लिखना है, गैर ज़रूरी बातें नहीं लिखनी। वो बातें लिखनी हैं जो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है और कर रहा है। आपने क्वालिटी कंटेंट लिखना है, फालतू चीज़ें नहीं लिखनी। याद रखें डियर स्टूडेंट, फालतू चीज़ें से मुराद ये भी नहीं है कि वो 20 नंबर का सवाल है और आप आधे पेज पे लिख रहे हैं और आप कहते हैं कि सर जो चीज़ पूछा गया था वो तो मैंने दे दिया है। तो जब आप आधा पेज का 20 नंबर के लिए सवाल लिखेंगे तो फिर एग्जामिनर भी आपको उसी हवाले से फिर मार्क्स देगा। तो लिहाजा आपने ये ख्याल करना है, बड़ा ही बैलेंस तरीके से जाना है। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं कि जब आप पेपर स्टार्ट करने वाले हैं तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन जो है उनको ऑब्जर्व कर लेने हैं। अगर आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस है, यानी कि एक थ्योरी पूछी गई है, उसके फर्ज कर लें उस थ्योरी के हवाले से जो है इम्प्लीकेशंस पूछी गई हैं, तो आप उस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। फर्ज कर लें एक सवाल के अंदर मुख्तलिफ पोर्शंस दिए गए हैं। ठीक है, 3 पोर्शंस दिए गए हैं फॉर एग्जांपल, एक की थ्योरी दी गई है और उस थ्योरी के एडवांटेजेस और इस थ्योरी के डिसएडवांटेजेस दी गई, ये 3 चीज़ें हैं या लिमिटेशंस दी गई हैं। आपको थ्योरी और उसके एडवांटेजेस पे मुकम्मल कमांड है, लेकिन फ़र्ज कर लें डिसएडवांटेजेस पे या लिमिटेशन पे आपको कमांड हासिल नहीं है, तो इस तरह क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना करें। ठीक है। तो लिहाजा वो आपने अटेम्प्ट नहीं करना है। अच्छा जी, अब आते हैं जो बहुत ही ज़रूरी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर हम जो है अगर पेपर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसका हम आउटलाइन बनाते हैं, मतलब आउटलाइन हम उसमें लिखते नहीं हैं, मतलब हम अपने एक जहन में नक्शा तैयार करते हैं कि सर पहले मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, तो वो जो है मैं कर सकता हूँ सवाल पे। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास ज़ाहिर है ये ऐसे का पेपर नहीं है। तो अगर ऐसे का पेपर होता है तो उसमें हम बाकायदा तौर पे पहले आउटलाइन बनाते हैं, फिर उसी आउटलाइन को फॉलो करते हुए ऐसे लिखते हैं। ये लेक्चरर का पेपर है तो इसमें आप क्या करेंगे, बिल्कुल जो लास्ट पेज है वो आपके लिए मखसूस होता है, जो रफ वर्क जिसको कहते हैं, आप वहाँ पे अलाउड है कि आप वहाँ पे पेंसिल से लिख सकते हैं। इन केस अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो पेन से भी लिख सकते हैं। तो ऊपर आप लिख दें कि रफ वर्क। ठीक है, आपने रफ वर्क की हेडिंग आपने जो है दे देनी है, और नीचे आप अपने जितने भी हेडिंग्स हैं आपके दिमाग में, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जो कुछ भी करना है, वो लास्ट पेज आपका है। एग्जामिनर उसको चेक कर नहीं करेगा, उसको चेक करके ना आपके नंबर काटेगा ना उसको नंबर देगा। तो लास्ट पेज इख्तियार आपका है, जो इस तरह भी आपने उसको अवेल करना है वो कर लें। तो आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले लास्ट पेज में जाएं और अपने सवाल के जो है आउटलाइन बनाएं कि आपने किस तरह सवाल को जाना है, किस तरह जाना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर जो है आप पेपर स्टार्ट करें। ठीक है, क्लियर है डियर स्टूडेंट। चलें जी, आपके पास 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं।
तो पहला सवाल लें और पहला उसका आउटलाइन बनाएं, ठीक है, और फिर सवाल अटेम्प्ट करें। इस तरह भी हो सकता है, या फिर इस तरह भी हो सकता है डियर स्टूडेंट के आप जो है अपने चार सवाल, जाहिर है लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आप चारों के पहले आउटलाइन बनाते हैं। आप कहते हैं कि पहले मुझे तसल्ली हो जाए, आप एक पेज पे चार आउटलाइन बनाते हैं अपने पेपर्स की हेडिंग्स, और जिस तरह भी चीज़ें वो हेडिंग्स बनाते हैं। उसके बाद पेपर स्टार्ट करते हैं, तो जैसे आपको सूट करता है वो कर लें, ठीक है। ये तरीका स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको फिर एक फ्लो मिल जाता है। जब एक दफ़ा आपने आउटलाइन बना दिया तो फिर आपका एक फ्लो बरकरार रहता है, वो लास्ट तक वही मोमेंटम चलता है, और आपको जो है कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई एग्जामिनर, फॉर एग्जांपल एग्जामिनर, ये याद है कि एग्जामिनर जो है वो बाज़ औक़ात कहता है कि भाई आपका 50% टाइम जो है वो गुजर गया है। तो वो जो आप एडिंग सोच रहे होते हैं, या जो वो थॉट आपके दिमाग में होता है, वो जहन से निकल जाता है। फिर आप परेशान होते हैं कि मैं क्या लिखने वाला था, या अभी नेक्स्ट हेडिंग क्या थी। तो इससे ये चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ें बरकरार रहती हैं। अगर कोई डिस्टरबेंस हो जाए या दूसरी हो जाए, तो आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं, वो चीज़ आपके मोमेंटम में होती है, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो वीडियो है, ये तमाम लेक्चरर एस्पिरेंट्स के लिए है, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा जिस सब्जेक्ट के हवाले से, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि ये मैं किस सब्जेक्ट के लिए लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, अब ये जो स्लाइड है, अगर आपके पास एजुकेशन का पेपर आता है, लेक्चरर एजुकेशन का पेपर, तो वहाँ पे जो सवालात पूछे गए हैं या दूसरे पूछे गए हैं, तो आपने जो एग्जाम्पल्स देनी है वो क्लासरूम एग्जाम्पल्स होंगी। अब क्लासरूम एग्जाम्पल्स क्या होंगी कि आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे लीडरशिप की एग्जांपल आ गई। फॉर एग्जांपल एक सवाल आ गया लीडरशिप। अब लीडरशिप के एग्जांपल जब आप देंगे तो वो क्लासरूम एग्जांपल्स देंगे, यानी कि स्टूडेंट से रिलेटेड होने चाहिए, आपके प्रिंसिपल से रिलेटेड होने चाहिए, आपका हेडमास्टर से हेडमिस्ट्रेस से होने चाहिए, और आपके स्टूडेंट से होने चाहिए, ठीक है। अब एजुकेशन में पेपर जो सवाल पूछा गया है कि लीडरशिप क्वालिटी बताएं, फॉर एग्जांपल लीडरशिप क्वालिटी बताएं, तो आपने क्लासरूम एग्जांपल देनी है। जैसे भी मैंने कहा कि टीचर का बता दें, हेड मास्टर का बता दें, एक अच्छे तालिब इल्म का बता दें, लीडर का। फॉर एग्जांपल पूछा गया है कि भाई एक अच्छे लीडर की खुसूसियात बताएं, और आप जो है लिख रहे हैं कि भाई फलाना जो कारोबारी शख्सियत है उसमें इतना लीडरशिप पाई जाती है, तो एग्जामिनर आपका सवाल काट देगा। या फिर आप कहते हैं कि फलाना मुयशत, जो मुयशत दान था, जो बेस्ट इकनॉमिक्स था, वो जो है उसने इतनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, और फ़लाँ वज़ीर ख़जाना था, वो फ़लाँ कारोबारी शख्सियत थी, और उसने जो है इनकलाब बर्पा किया हमारी मुआशी हालात के हवाले से, तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो अगर एजुकेशन का पेपर है तो एग्जाम्पल्स आप क्लासरूम एग्जाम्पल्स का देंगे। अगर आप लिटरेचर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एग्जाम्पल्स भी लिटरेचर के होने चाहिए, सही है। तो इस तरह पेपर अगर पॉलिटिकल साइंस का है, तो आपने सियासत के हवाले से या दूसरे हवाले से आपने जो है वो एग्जाम्पल्स देनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास बहुत ही ज़रूरी, इस पे हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात जो है वो पूछे गए स्टूडेंट की तरफ से, किस तरह हम पेपर कौन सा यूज़, सॉरी, पेन कौन सा यूज़ करें। अच्छा जी, अब सबसे पहले आते हैं कि डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो अलाउड है कि आप जो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन से आप जो है लिखाई करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आप हेडिंग्स देंगे वो आप मार्कर से करेंगे। याद रखें, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि एग्ज़ाम को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, वो उसी पेन का इस्तेमाल करते हुए वही जो बाल पेन को जिस लिया है उसी से वो हेडिंग्स भी लिख रहे हैं, तो मतलब वो आप सीरियस नहीं लेते हैं, तो पेपर की प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतरीन नहीं आती। जब प्रेजेंटेशन आप अच्छी नहीं देंगे तो फिर मार्क्स जो है वो रिस्की हो जाते हैं, आपको नहीं देंगे। तो लिहाजा आप मार्कर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं हेडिंग के लिए, और लिखाई के लिए आप ब्लू यूज़ कर सकते हैं। अब अगर स्टूडेंट मुझसे पर्सनली पूछें कि मैंने कौन सा यूज़ किया था अपने पेपर में, तो मैंने ब्लू मार्कर यूज़ किया था और ब्लू पेन यूज़ किया था। अब हमारे पास कुछ स्टूडेंट ने ये भी बात की कि सर हम कौन सा पेन यूज़ करें। अब यहाँ पे मैं आपको अपना बताता हूँ, हर स्टूडेंट का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो मैंने जो यूज़ किया, या जो मैं जो है पेपर देता हूँ, कोई भी पेपर हो, तो उसके लिए मैं, याद रखें, मैं बॉल पॉइंट का यूज़ नहीं करता, सही है। मैं जो हूँ पॉइंटर का यूज़ नहीं करता, मैं वो पेन यूज़ करता हूँ जो कि जेल वाले होते हैं, ठीक है।
उसको हम कहते हैं इंक जेल। ठीक है, ये थोड़ा महंगा पेन महंगा होता है, लेकिन ये याद रखें कि ये इंक जेल पेन जो है वो बड़ा लिखने में बड़ा स्मूथ होता है और बड़ा फास्ट होता है। दूसरी बात ये है कि इंक जेल कोई कंपनी नहीं है कि मैं जो है उसकी प्रमोशन कर रहा हूँ। तो ये है कि अब अगर किसी को प्रैक्टिस है मिसाल के तौर पे पॉइंटर पे, तो फिर वो ही कंटिन्यू करे। बिल्कुल एग्जाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले मेरे कहने पे इंक जेल जो है वो फिर रिकमेंडेड नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपको आदत पॉइंटर से लिखनी होगी, तो आप अब इस पे लिखेंगे आपका हाथ सही तौर पे नहीं बैठेगा, या बाल पेन अगर आप बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो इस पे नहीं आएगा। ठीक है, तो बहरहाल मैंने जो है वो इंक जेल पेन यूज़ किया, आप देख लें। किसी भी स्टेशनरी में जाएं और इंक जेल पेन जो है ट्राई कर लें। ट्राई करना तो मुफ्त है। वहाँ पे सैंपल होते हैं, आप उसको लिख लें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको स्मूथ लग रहा है, आपके हाथ में बहुत जो है वो सही फिट हो रहा है, तो फिर आप उसको यूज़ करें। ठीक है, और जो हेडिंग्स हैं वो ब्लू पेन से आप करें। दूसरी बात यह है डियर स्टूडेंट्स, पेपर में जाहिर है आपको जो आंसर शीट मिलेगी, आंसर शीट में इस तरह आपको लाइंस जो है वो लगी होंगी। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जो है वो एक लाइन लिखते हैं, फिर एक लाइन छोड़ते हैं, फिर एक लाइन लिखते हैं, लाइन छोड़ते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपने नहीं करना। सही है, आपने लाइंस नहीं छोड़नी है। ठीक है, जहाँ तक ज़रूरी नहीं हो, और बिल्कुल नीट लिखना है। ये नहीं है कि आप एक चीज़ लिख रहे हैं फिर उसको पेन से काट रहे हैं फिर कर रहे हैं। सोच समझ के आउटलाइन बनाएं और सवाल पे जाएं। किसी जगह पे गलती होगी, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, याद रखें कि अब फ़र्ज़ करें मैंने ये राइटिंग के स्पेलिंग गलत लिखे और बाद में मुझे याद आया कि ये राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब फ़र्ज़ कर लें ये चीज़ जो है ये गलत है, तो आप सिंपल ये जो है क्रॉस मार्क इधर लगाएंगे, ये क्रॉस मार्क इधर लगाएंगे, और अंदर हेडलाइन लगाएंगे। इसमें जो है एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये जो चीज़ आपने लिखी है ये गलती से आपने लिखी है, ये करनी है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि सिंपल इसको इस तरह क्रॉस कर दें बस। ठीक है, ये होता है नीट स्ट्रक्चर। इंसान है, गलती होती है, एग्जाम में ये चीज़ें नॉर्मल हैं। कोई आप ये नहीं सोचें कि ये गलती हो गई अब तो एग्जामिनर मेरा क्या करेगा, मार्क्स काटेगा, नहीं, कुछ नहीं होता। हाँ, ये तरीका बड़ा गैर जिम्मेदाराना है कि जब स्टूडेंट इस तरह करते हैं, ये ना करें। इससे जो है बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया हमारे पास पेन और मार्कर के हवाले से जो मैंने आपको डिस्कस किया। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि जो है आउटलाइन के हवाले से भी हमने पहले भी डिस्कस किया, थोड़ा भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट पेज जो है वो आप अपने आउटलाइन के लिए रख दें। आउटलाइन से मुराद ये है, ज़रूरी नहीं है डियर स्टूडेंट्स हर पेपर का जो पैटर्न है उसके लिए आउटलाइन ज़रूरी नहीं होती, लेकिन ये है कि कुछ स्टूडेंट जो है, मैं पर्सनली खुद क्या करता था, लास्ट पेज में जो कोई क्वेश्चन है उसका मैं आउटलाइन बना लेता है कि पहले मैंने ये हेडिंग्स लिखनी है, उसके बाद फिर मैं इसकी ये 3 हेडिंग्स लिखनी है, फिर सेकंड हेडिंग लिखनी है, फिर कंक्लूजन लिखना है। मैं वो एक 5 से 6 मिनट ले लेता था, एक आउटलाइन जो है वो बना लेता था, फिर उसी को फॉलो करता था। तो इससे क्या होता था कि मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं हो जाता था और एक बिल्कुल फ्लो से मैं चलता था। ठीक है, तो इससे ये होता है कि जो आइडियाज़ हैं, जो आपने चीज़ें याद की होती हैं, वो एक तो उसकी जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और जो हेडिंग्स हैं या जो कंटेंट है वो आपके जहन में आ रहा होता है, आप तमाम उसको आइडियाज़ डिस्कस कर ले होते हैं। जब आप एक फ्लो में, आप कंटेंट के बगैर चलेंगे, आप आउटलाइन के बगैर चलेंगे, तो क्या होगी, जो हेडिंग आपने थर्ड देनी थी, तो आप क्या करेंगे, जो थर्ड की जगह पे सेकंड दे देंगे, सेकंड वाली फोर्थ में दे देंगे, तो इस तरह हेडिंग्स या जो कंसेप्ट है वो आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आपने फिर नहीं करने। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं कि आपने एग्जाम हॉल में क्या क्या चीज़ें लेके लानी है। याद रखें कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन आपको क्लिपबोर्ड मुहैया नहीं करता, तो आपने अपने गत्ते लाने हैं। और याद रखें, अगेन मैं वो बात कर रहा हूँ कि अगर आपने गत्ते लाने हैं तो अपने ऐसे साफ गत्ते लाने हैं कि जिसमें छोटे भाई या दूसरे या दोस्त या कज़न किसी का ने जो है कुछ नहीं लिखा होगा। अपनी नहीं स्टेशनरी लाएंगे जिसमें आपके पास पेन, मार्कर, स्केल्स, ठीक है, शार्पनर, पेंसिल, रबड़ और ब्लैंको आपके पास होने चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपके पास मैनुअल वॉच होनी चाहिए, जिसको आमतौर पे हम कहते हैं सुई वाली घड़ी। ठीक है, स्मार्ट वॉच न लाएं, क्योंकि फिर एग्जामिनर जो है आप पे जो है वो एतराज़ करेंगे, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो याद रखें कि आपके पेपर जो है वो हो रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम हॉल में लाजमी घड़ी होगी या वो लोग लाजमी रखेंगे। तो जाहिर है वहाँ पे टेंट मेंट का सिस्टम भी होगा, तो लिहाजा उनके आसरे पे ना रहें कि वो घड़ी लगाएंगे। आप बार बार पूछना भी जो है, वो एग्जामिनर इरिटेट हो जाते हैं बार बार, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, तो वो आपने नहीं करना। तो आपने अपनी घड़ी लानी है ताकि आप टाइम को सही तौर पे मैनेज कर सकें कि 36 मिनट मेरे इस सवाल को हो गए, इसमें से मिसाल के तौर पे आपने 34 मिनट में हल कर लिया सवाल, अब ये 2 मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है उसको यूज़ कर ले।
और दूसरी बात यह है कि जब आप सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो क्वेश्चन पेपर के टॉप में लिखा होगा कि आप अपना रोल नंबर लिखें। उससे यह होगा कि आपका पेपर जो है वो जो है मतलब वो इसलिए कहते हैं कि आप रोल नंबर लिखें ताकि एक्सचेंज ना हो। आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये आपने चीज़ें जो है इसका ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब आपने क्या चीज़ें नहीं करनी है। जो पहले तो मैंने बताया कि जो चीज़ें करनी है वो कौन सी थी। अब क्या है, आप स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच नहीं लाएंगे, इसकी इजाज़त नहीं है। और फोन्स भी आप नहीं लाएंगे क्योंकि एग्जामिनर आपको अलाउ नहीं करेंगे, फिर आप हैरान है किसको दें। और इस दफ़ा तो क्लियर कट जो है वो कमीशन की तरफ से आया है कि मोबाइल कलेक्शन की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर किसी के साथ आ रहे हैं, दोस्त के साथ आ रहे हैं, या आप किसी गाड़ी में जो है अपने भाई बहन को दे दें। ठीक है, उनको दे दें। या फिर अगर आप घर से आ रहे हैं तो फिर घर में ही रखवा दें। या फिर अगर नज़दीक करीब कमीशन के दफ्तर के साथ, एग्जामिनेशन हॉल के साथ अगर कोई दोस्त है, कोई दुकान वाला है, कोई उधर है, तो वहाँ पे आप दे दें। ठीक है। अच्छा जी, इररिलेवेंट राइटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि गत्ता है, दोस्त का है, छोटे भाई का तो उठा लिया, तो वो राइटिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर है तो बिल्कुल अच्छा गत्ता लें। ठीक है। और जब आप गत्ता लेंगे, क्लिपबोर्ड जिसको कहते हैं स्टेशनरी से, तो वो एक साइज आता है छोटा, एक आता है बड़ा। तो आप अपने बड़े साइज का लिखें और वो लें जिससे थोड़ा आप लिखेंगे तो यानी कि क्लिपबोर्ड के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, वो वाले गत्ते लें। उससे ये होगा जब आप लिखते हैं तो वो बड़ा स्मूथ लिखा जाएगा। दूसरा जो एक क्लिप बोर्ड आता है उसके ऊपर कवर नहीं होता, उस पर जब आप लिखते हैं तो वो बड़ा हार्ड होता है, जिससे जो है वो राइटिंग भी खराब होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास पेपर, मिसाल के तौर पे एक सवाल आ जाता है कि वीकनेसेस ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम जो है, हमारी जो महकमा तालीम की क्या कमजोरियां हैं। आपने क्रिटिसिज्म बिल्कुल एक न्यूट्रल बंदे के होने की तरह करनी है। बे इंतहा टीचर को टारगेट करना, बे इंतहा गवर्नमेंट को टारगेट करना, बे इंतहा सिस्टम को टारगेट करना नहीं है। जो चीज़ें फैक्ट्स हैं वो तो बयान करनी है, लेकिन मैंने कहा ना अननेसेसरी क्रिटिसिज्म। याद रखें कि एक होता है क्रिटिसिज्म, एक होता है अननेसेसरी क्रिटिसिज्म। बहुत ही ज्यादा उस हवाले से कुछ ऐसे, जाहिर है इस तरह सवालात जो है किस में आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चरर के पेपर में तो नहीं आएंगे। तो ये सवालात किस में हो सकते हैं कि हमारे जो है वो पॉलिटिकल साइंस में सर आ सकते हैं, हिस्ट्री में आ सकते हैं, हमारे एजुकेशन में आ सकते हैं। ठीक है। तो उर्दू में आ सकते हैं, तो आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं की एडवाइस और यहाँ पे फिर कंक्लूड करते हैं। बिल्कुल जो है परेशान ना हो। जैसे मैंने कहा कि सुबह आपने नाश्ता कर लिया, उसके बाद किताब ना खोलें। एग्जाम हॉल के बाद जो है परेशान ना हो। आखिरी टाइम पे स्टडी ना करें। मैनेज टाइम करें, जैसे मैंने कहा घड़ी साथ ले जाएं, हर सवाल का अलग अलग टाइम करें। क्वालिटी लिखें, फालतू चीज़ नहीं लिखनी। लेकिन याद रखें कि फालतू चीज़ से मुराद ये भी नहीं है कि आप 20 नंबर का सवाल आधा पेज पे लिख के लाएं। ठीक है। कैंडिडेट लिस्ट आपको दी गई है, उसमें देखें। अगर आपको एसएमएस मौसूल नहीं हुआ तो रोल नंबर स्लिप प्रिंट आउट कर लें, वो नहीं है तो कैंडिडेट लिस्ट में आपका डेटा मौजूद है, वो प्रिंट आउट कर लें। क्लियर है ये चीज़। तो ये तो थी हमारे पास एक क्लास जिसमें आपके जो क्वेरीज थे वो मैंने बताए। यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपकी मेहनत को कामयाब करें। आपने ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वालदैन की दुआएं आपके साथ हैं, टीचर की दुआएं आपके साथ हैं। और अल्लाह आप लोगों को कामयाब करें, हमारी दिल से आपके लिए यही दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। और हो सके तो हमें भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।